Hello guys, welcome to Study IQ. So guys, today we are going to move towards the next lecture, that is Swarajist. The time period between 1922 to 1928 will be the next topic of discussion. And between this particular time period, almost 3 लेक्चर लगेंगे इसके लिए कि पहले तो हमको देखना है कांग्रेस में क्या चल रहा था. Thereafter we have to see different trends that were there going on in our country, जिसको रफली 2 लेक्चर्स में हम लोग डिवाइड करेंगे. कम्युनिस्ट अराइवल वॉज देयर इन इंडिया, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी इंडिया में वापस आई. अपार्ट फ्रॉम दैट इसी टाइम पीरियड में फिर ट्रेड यूनियंस मूवमेंट जो वो इंडिया में चले, एग्रीकल्चरल मूवमेंट इंडिया में चले. देयर आफ्टर लोअर जाति लोअर वर्ण, ये वाला फिर हमने पहले ही कवर अप करके रखा था, बट फिर भी एक ओवरव्यू लेंगे. यही टाइम पीरियड में फिर 1925 में आई हुई ईवी रामास्वामी नाइकर किया, फिर पेरियार वाली मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बेसिकली राइज जो हमने पहले ही कवर अप किया था. सो आई विल जस्ट बी गिविंग brief to you over here. But in anyways, let's just start with the period that was there in between 1922 to 1928 with Congress. Obviously, Congress का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was a massive failure we can say. ये मूवमेंट में नेशनलिज्म का वेव तो इंडिया में चल गया, बट नेशनलिज्म के वेव के बाद वी हैव सीन कि कांग्रेस में अब इंटरनल इनफाइटिंग वापस से चालू हो गई. एंड सिंस दैट इंटरनल इनफाइटिंग वाज गोइंग ऑन, तो वी नीड टू कवर इट इलेबोरेटली अगेन. ये कोई कांग्रेस के लिए अब नई चीज़ नहीं है. वी हैव इलेबोरेटली कवर्ड मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट फेस. एंड अब गांधीयन पॉलिटिक्स ने अपने आप को जब कांग्रेस के ऊपर असर्ट किया, तो रिवॉल्ट या फिर रेजिस्टेंस वाज बाउंड टू हैपन. एंड द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या फिर रिवॉल्ट वी कैन से वाज चित्तरंजन दास. चित्तरंजन दास जी के अंडर अब अल्टीमेटली फिर गांधीयन पॉलिटिक्स को एक चैलेंज मिलेगा एंड कांग्रेस विल ऑलमोस्ट गो ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट अगेन, जैसे 1907 में हुआ था वैसे. बट बड़ी मुश्किल से अल्टीमेटली स्प्लिट प्रिवेंट किया गया एंड धीरे धीरे वापस से गांधीयन पॉलिटिक्स कांग्रेस के ऊपर असर्ट हुआ. एंड वो कैसे, वही हम लोगों को देखना है कि 1922 टू 28 के पीरियड में अब क्या डेवलपमेंट एग्जैक्टली कांग्रेस में हो रहे थे. सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. कि बैकग्राउंड में हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एग्जैक्टली 1919 में पहले खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे लॉन्च की गई थी. 1920 से लेके 22 के टाइम पीरियड में फिर कांग्रेस का पॉलिटिक्स एंड आफ्टर हमने ये भी देखा था कि जो ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट चली थी वो एग्जैक्टली कैसे चली थी. बट ऑब्वियसली विद द कोलैप्स ऑफ दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रिसाइजली ऑन 12 फरवरी 1922, जब चौरी चौरा इंस्टेंट जो 5 फरवरी को हो चुका था, उसके ऊपर गांधी जी ने अपना मूवमेंट जैसे ही बंद करवाया, तो उसके बाद कांग्रेस में 2 आइडियोलॉजीज आई. ये 2 आइडियोलॉजीज जो है इन्हीं के बीच में फिर कांग्रेस का पॉलिटिक्स ये टाइम पीरियड में आता हुआ हमको दिखाई दिया. सबसे पहली वाली आइडियोलॉजी जो है, इट इज़ ऑफ द स्वराजिस्ट पीपल. स्वराजिस्ट वेर बेसिकली लेड बाय चित्तरंजन दास. दिस इज चित्तरंजन दास. तो चित्तरंजन दास वॉज अ वेरी फॉरमोस्ट बंगाली पॉलिटिकल लीडर एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. इनफैक्ट एस.एन. बैनर्जी के बाद अगर पॉलिटिकली कोई सुप्रीम बंगाल में आपको दिखाई देगा तो इट वॉज चित्तरंजन दास. ही वॉज पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस इटसेल्फ. चित्तरंजन दास वॉज द पर्सन जिन्होंने अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, इफ यू रिमेंबर, एक केस के ऊपर हमने पढ़ा था कि जिसके बाद में औरोबिंदो घोष अल्टीमेटली टुक रिटायरमेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स. वो केस में औरोबिंदो घोष का डिफेंस भी किया हुआ था. तो चित्तरंजन दास 1921 में अहमदाबाद सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके चेयरपर्सन भी थे. अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट अ ग्राउंड लेवल बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अरेस्टेड एंड देयर आफ्टर फिर उनके जगह पे हाकिम अजमल खान को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना के रखा हुआ था. तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड. बट 1922 के फरवरी में जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यूनिलेटरली गांधी जी ने बंद करवा दिया, चित्तरंजन दास विथस्टूड कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एंड ये मूवमेंट फिर चलती रहनी चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी वॉज देयर एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज अंडर द हैंड ऑफ महात्मा गांधी जी. तो इन दैट कैपेसिटी वी कैन से कि अब स्वराजिस्ट जो है ये पर्टिकुलर फैक्शन ऑफ कांग्रेस में आना चालू हुआ. फ्रॉम February 1922 itself, now चित्तरंजन दास started to talk about cooperating with the British again. Cooperating with the Britishers मतलब कि अब मूवमेंट बंद हो चुकी है, then obviously what we are required to do is that basically we are required to carry out our politics back. मूवमेंट बंद होना मतलब मास पॉलिटिक्स बंद होना. एंड अगर मास पॉलिटिक्स बंद हुआ है तो ऑब्वियसली फिर हम लोगों को पेटिशन पॉलिटिक्स दैट इज अर्लियर वे जो है उसके ऊपर वापस जाना पड़ेगा. इनफैक्ट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इस टाइम पीरियड में हमने पहले भी देख के रखा हुआ था, मैंने आपको कल भी बताया था कि लॉयर सेक्शन जो हमेशा एक श्रूड सेक्शन माना जाता है, दे हैड सेंस दैट अपॉर्चुनिटी कि 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट माइट बिकम सक्सेसफुल एंड स्वराज आएगा. एंड इन दैट कैपेसिटी अब आपने बेसिकली लॉ कोड जो उसको बॉयकॉट कर दिया. यू हैव प्लेज फॉर द सेक ऑफ नेशनलिज्म दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक इन टू लॉयरशिप. तो अब लॉयरशिप नहीं करोगे, मास मूवमेंट नहीं करोगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर अ लॉयर, देन ऑब्वियसली आप पिटिशन पॉलिटिक्स या फिर लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में जाना चाहोगे. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली डिड. इनकी जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही है, मेजॉरिटी ऑफ देम वेर लॉयर. 2 फॉरमोस्ट पर्सनैलिटीज़ वेर चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू.
ये दोनों अपने ज़माने के टॉप मोस्ट लॉयर हुआ करते थे एंड बोथ ऑफ देम हैड प्लेज इन 1920 कि अब वापस से लॉयरशिप नहीं करेंगे, तो अब क्या करोगे? तो दैट्स फिर पिटिशन पॉलिटिक्स या फिर लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में अब हम लोगों को वापस जाना है। तो इनका आर्ग्यूमेंट था व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू एंटर इनटू काउंसिल नाउ। काउंसिल में क्यों जाना है? बिकॉज हमने देखा था एक्ट ऑफ 1919 इज बिंग इम्प्लीमेंटेड। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो है ही, प्लस सेंट्रल लेजिस्लेचर में अब डायरेक्ट इलेक्शन विल बी देयर। अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस में वी विल एंटर एंड thereafter we will cause havoc from within. We will expose the fundamental weakness of the Act of 1919 from within, and thereafter we can carry out our pressure tactics on the Britishers from within. तो इनको चाहिए था कि भाई काउंसिल एंट्री करे एंड फ्रॉम विथ इन मतलब लेजिस्लेचर में जाके लेजिस्लेचर को बंद कर देंगे एंड आफ्टर एक्ट ऑफ 1919 का हॉलोनेस जो है वो बाहर लाए, ताकि एटलीस्ट टिल द टाइम पीरियड मास मूवमेंट इज रेडी अगेन, तब तक हम लोग एटलीस्ट ये लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स और पिटिशन पॉलिटिक्स तो कर ही सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड नो चेंजर सेक्शन वॉज देयर। ये नो चेंजर मतलब कौन है? देन ऑब्वियसली वाले लोग हैं जो गांधीयन आइडियोलॉजी के लिए 100% लॉयल थे। इनका कहना था कि बापूजी ने अगर मूवमेंट बंद किया है तो क्यों बंद किया? बिकॉज मासेस वेर नॉट रेडी फॉर द मास मूवमेंट, एंड ये मास मूवमेंट में द रिपीटेटिव वायलेंस अगर होता है तो ये रिपीटेटिव वायलेंस को हमको क्या करना है? तो बंद करना है। एंड ये रिपीटेटिव वायलेंस को बंद करने के लिए अल्टीमेटली गांधीयन लीडरशिप वॉज देयर। बट अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि गांधीयन पॉलिटिक्स इज नथिंग बट अ श्रूड पॉलिटिक्स। इनफैक्ट इट इज जस्ट फॉर यू कि सबसे लॉयल गांधीयन लीडर जो रहे इट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पोस्ट 1947 में जो मिलिट्री एंगल ला के रखा हुआ था इन ऑर्डर टू कैप्चर कश्मीर एंड इन ऑर्डर टू कैप्चर हैदराबाद एंड इंटीग्रेटिंग दोज किंगडम्स इनटू इंडिया, हमने देखा है। तो ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है कि ये पर्टिकुलर जो नॉन वायलेंट वाली जो आइडियोलॉजी है यू हैव टू फॉलो इट टू द कोर। इनफैक्ट हमने गांधीयन पॉलिटिक्स में भी देखा था कि भाई नॉन वायलेंस, इसका रीजन भी मैंने आपको देख के रखा था। यू आर इन अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अल्टीमेटली देयर इज नो मीन्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस का कोई जगह ही आपको डेमोक्रेटिक मूवमेंट में नहीं दिखाई देगा। एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अगर आप वायलेंस लाओगे देन ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर मूवमेंट कैन गेट इजीली सप्रेस, एंड दैट्स व्हाई दिस पीपल अल्टीमेटली वांटेड टू प्रिजर्व द गांधीयन आइडियोलॉजी। अल्टीमेटली अब इनका इसमें पर्सनल फायदा भी है। ऑब्वियसली पूरा कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधीयन लीडरशिप के अंडर है एंड देयर आफ्टर फिर ये पर्सनल पॉलिटिक्स जो है दैट यू कैन कंसिडर। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली इनका कहना था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द मासेस एंड मासेस में जाके हम लोग मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। तो हमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। अब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम मतलब क्या है कि लोकल लेवल पे जाना, सोशल रिफॉर्म कैरी आउट करना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट करना एंड देयर आफ्टर इकोनॉमिकल स्वदेशी प्रोपोगेशन। तो ऐसे मल्टीपल एजेंडाज वेर डिजाइन बाय दिस पीपल एंड देयर आफ्टर इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। बट नाउ अगेन यू कैन से कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इन बिटवीन टू आइडियोलॉजी। एक आइडियोलॉजी का कहना था कि वी हैव टू एंटर इनटू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट में जाके अल्टीमेटली वी विल बेसिकली पुट प्रेशर अपॉन गवर्नमेंट फ्रॉम विथ इन। जबकि एक सेक्शन का कहना था कि नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट शॉल कंटिन्यू, वी शॉल एंटर इनटू मासेस एंड मासेस में जाके क्या करेंगे? तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चालू करेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से दैट आइडियोलॉजी अब कांग्रेस का 1922 का सेशन बिकम इम्पॉर्टेंट। फरवरी 1922 में गांधी जी ने अपने मूवमेंट बंद कर दी, बट दिसंबर 1922 में तो कांग्रेस का सेशन होना ही था। दिस इज समथिंग दैट यू कांट प्रिवेंट। क्यों? बिकॉज 1885 का रेजोल्यूशन इफ यू रिमेंबर, कांग्रेस हैज टू कंडक्ट इट्स सेशन एवरी ईयर एंड एवरी ईयर इट हैज टू बी इन अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन एंड द प्रेसिडेंट शॉल बी नॉन लोकल पर्सन। तो ये प्रपोजल 1885 में कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स ने ही बना के रखा था। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो, यू कैन नॉट स्किप इट। एंड दैट्स फिर 1922 के दिसंबर में गया सेशन कंडक्ट किया गया। ऑब्वियसली गया सेशन के प्रेसिडेंटशिप के ऊपर चित्तरंजन दास वाज देयर सिंस ही कुड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रिसाइड ओवर प्रीवियस सेशन दैट इज 1921, तो वो ऑनर उनको वापस दिया गया। एंड ये पर्टिकुलर 1922 के गया सेशन में विच हैपेंड इन दिसंबर, चित्तरंजन दास ने अपना प्रपोजल दिया। दैट प्रपोजल वाज ऑफ काउंसिल एंट्री। तो हमको अब काउंसिल एंट्री करनी चाहिए, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड बिकॉज मास मूवमेंट हैव कोलैप्स्ड। मास मूवमेंट गांधी जी ने बंद करके रखे एंड अगर मास मूवमेंट इंडिया में नहीं चलाने, मास मूवमेंट अगर गांधी जी ने बंद करके रखे हैं तो ऑब्वियसली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैरी आउट काउंसिल एंट्री। हाउएवर ये पर्टिकुलर सेशन में ही जो प्रपोजल था कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, दैट इज चित्तरंजन दास का प्रपोजल, वो फेल हो गया। एंड वो जैसे ही फेल हो गया कांग्रेस वाज ऑन द वर्ज ऑफ द स्प्लिट। इट वाज प्रिसाइजली ऑन 31 दिसंबर 1922 जब ये प्रपोजल लाया गया एंड ये प्रपोजल फेल हो गया। ऑन द फेलियर ऑफ दिस प्रपोजल नेक्स्ट डे दैट इज 1 जनवरी 1923 अल्टीमेटली जो डिसग्रंटल लीडरशिप थी अब कांग्रेस की, जो नॉन गांधीयन थी,
ऑब्वियसली अब इनका डिफीट हो गया था, इनको काउंसिल में जाना था, कांग्रेस जाने नहीं दे रहा था. दिस पर्टिकुलर लीडरशिप अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विड्रॉ देमसेल्फ फ्रॉम द कांग्रेस, एंड कांग्रेस से निकल के अल्टीमेटली दे क्रिएटेड देयर ओन पार्टी, जिसको आप बोलोगे ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्वराजिस्ट. ये स्वराजिस्ट मतलब ही प्रो चेंजर. इनका कहना था काउंसिल एंट्री में हमको जाना है, एंड अगर काउंसिल एंट्री के लिए कांग्रेस परमिशन नहीं दे रही है, देन वी विल नो लॉन्गर बी द मेंबर ऑफ द कांग्रेस. कांग्रेस छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, फिर अल्टीमेटली हमारा खुद का पार्टी दैट इज स्वराजिस्ट पार्टी बनाएंगे, एंड आफ्टर वी विल एंटर इनटू द काउंसिल. दिस पर्टिकुलर फोटो इज ऑफ दी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा. ऑब्वियसली स्वराजिस्ट जो उन्होंने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी देके रखे थे कि व्हाई दे वांटेड टू कैरी आउट काउंसिल एंट्री. ऑब्वियसली सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो है, इट वाज टू फिल द टेम्पररी पॉलिटिकल वॉइड. टेम्पररी पॉलिटिकल वॉइड मतलब अब गांधीयन मूवमेंट को ही पता नहीं है कि आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. एंड इफ दैट इज द सिनेरियो, देन ऑब्वियसली देयर इज अ टेम्पररी वॉइड इन इंडियाज पॉलिटिक्स. अब मास मूवमेंट अगर नहीं कर पा रहे हो, देन ऑब्वियसली हमको क्या करना है, तो हमको बेसिकली पिटीशन पॉलिटिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा. ऑब्वियसली लेजिस्लेचर एंड एंट्री इनटू द गवर्नमेंट वी कैन से, बिकॉज डायर की भी है एंड आफ्टर सेंट्रल लेजिस्लेचर भी है, तो वी कैन बेसिकली मेक इट एज अ न्यू अरेना ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल. हम ब्रिटिशर्स के साथ बैठेंगे एंड ब्रिटिशर्स को कन्विंस एज वेल एज प्रेशराइज करेंगे कि दे शॉल ग्रांट अस स्वराज. स्वराज इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ना, दैट्स व्हाई इनका नाम भी स्वराजिस्ट ही है. इनका वही कहना था कि हमारा एंड गेम इज स्वराज, एंड स्वराज जो हमको लाना है वो कैसे लाएंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से लाएंगे. And thereafter, ultimately, entering into the council is not negating any moment. We are not cooperating with the Britishers. We are putting pressure upon Britishers ना from entering into the council or into the government. Then how can you claim कि हम लोग जो Britishers के साथ cooperate कर रहे हैं, तो हम cooperate नहीं कर रहे हैं. We are going to utilize government as well as legislature as an alternative arena of the political struggle. And ये जो alternative arena हम लोग use करेंगे, ये arena के साथ साथ we can create a new kind of the struggle in our country, that is political struggle as such we can say that. तो इनका वही कहना था कि भाई आपको अगर मास मूवमेंट अब कंटिन्यू रखना है तो आप रखो, हम लोग हमारा पिटीशन पॉलिटिक्स खेलेंगे. हाउ कैन कांग्रेस प्रिवेंट अस फ्रॉम बेसिकली चूजिंग आवर ओन वेज ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल. ने पहले ही देखा है कि कांग्रेस वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज अ पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म. irrespective of your personal ideology and methodology, you can come and join this particular platform. बट अब धीरे धीरे कांग्रेस तो पार्टी बन रही है, एंड चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये तो पहले से ही कांग्रेस के मेंबर थे, जिनका हमेशा वही मानना था कि अगर कांग्रेस का कोई और स्टैंड है तो कांग्रेस अपने स्टैंड पे जाए, बट हम हमारा स्टैंड जो है फिर कंटिन्यू रखेंगे. एंड दैट इज अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम जो होना चालू हो गया. नो चेंजर का वही कहना था कि अल्टीमेटली अगर आप लेजिस्लेटिव या फिर गवर्नमेंट में जाते हो, गवर्नमेंट में अगेन इसीलिए बिकॉज डायर की वॉज देयर एंड प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट अब बनने वाला है. So if you are entering into the government or if you are entering into the legislature, then obviously majority of the political leadership will go over there. इसकी वजह से होगा क्या, the lust for government offices will develop, corruption will develop, and ultimately जो constructive program हमको करना है mass politics, वो क्या होगा, neglect हो जाएगा. Rather we shall be utilizing this particular opportunity to enter into India's villages, and village में जाके हमको लोगों को convince करना है on a democratic non-violent methodology. एंड ये बेसिकली इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जिसको ये लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क बुलाया करते थे कि वी वांट टू कैरी आउट कंस्ट्रक्टिव वर्क. ये कंस्ट्रक्टिव वर्क अगर हम लोग करेंगे तभी जाके हमको फ़ायदा होगा. अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हम जब नेक्स्ट मोमेंट लॉन्च करेंगे तो नेक्स्ट मोमेंट भी सक्सेसफुल नहीं होगा. बाय एंड लार्ज दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट मोमेंट माइट ऑल्सो गेट कोलैप्स्ड. एंड दिस इज पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वॉज देयर ऑफ द नो चेंजर या फिर गांधीयन लॉयलिस्ट, वी कैन से दैट. फाइनली दोनों पार्टीज को पता चला कि देयर आर सिचुएशन जिसके वजह से वी कैन गो थ्रू अनदर स्प्लिट. इनफैक्ट महात्मा गांधी एज वेल एज चित्तरंजन दास, बोथ ऑफ देम वेर पॉलिटिकल राइवल, बट उस जमाने की पॉलिटिकल राइवलरी थोड़ी अलग हुआ करती थी. दे वेर इंटेलेक्चुअल पीपल, एंड एज एन इंटेलेक्चुअल पीपल ऑब्वियसली डिस्पाइट बीइंग अ राइवल यू हैड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन विथ ईच अदर. एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम अल्टीमेटली हैड रियलाइज कि अगर ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ते हैं तो देयर माइट बी अ सूरत काइंड ऑफ द स्प्लिट in Congress again. And in order to prevent it, finally September 1923 में at the behest of चित्तरंजन दास एंड महात्मा गांधी फिर कांग्रेस की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई. ये पर्टिकुलर मीटिंग में अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट्स अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एंड सिंस इट्स अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देन स्वराजिस्ट कैन स्टे इन दिस पॉलिटिकल पार्टी. Ultimately, Swarajist shall fight election on the ticket of Congress rather than creating their own party symbol, own party, and thereafter face separate electorate base. वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है. You can remain within Congress and thereafter you can contest election that you want.
अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर सेशन के वजह से हुआ क्या, ये पर्टिकुलर सेशन के वजह से नवंबर 1923 में ही इलेक्शन थे सेंट्रल लेजिस्लेचर के, ये इलेक्शन के पहले कांग्रेस का स्प्लिट जो है प्रिवेंट हो गया, वरना प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स इनके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है उसके वजह से कांग्रेस स्प्लिटअप ही हो जाता। तो कांग्रेस का स्प्लिट बचाया एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि नो चेंजर शॉल कैरी आउट देयर कंस्ट्रक्टिव वर्क। वो बेसिकली फिर प्रो चेंजर्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, स्वराज इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड प्रो चेंजर जो है दे बेसिकली शॉल कैरी आउट देयर काउंसिल एंट्री लेजिस्लेटिव वर्क बट दे मस्ट नॉट क्रिटिसाइज दी नो चेंजर। तो नो चेंजर को अपना काम करने दो, प्रो चेंजर को अपना काम करने दो, एंड कांग्रेस इज हैविंग द वे as well as place for both of this leadership and that is how ultimately a compromise was reached and ये compromise के बाद फिर स्वराज इस लोगों ने अपना काम करना जो चालू कर दिया। as far as स्वराज is concerned then obviously इन्होंने सितंबर में ही अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो फिर रिलीज किया। इसमें ब्रिटिशर्स के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए, एलिगेशंस वर प्लेन एंड सिंपल कि सबसे पहले ब्रिटिश वर गाइडेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट। ब्रिटिश जो है बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड है, तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर लीडर जो ये बाय एंड लार्ज मॉडरेट लीडरशिप है कंसिडर करो, हु आर बेसिकली फाइटिंग पिटीशन पॉलिटिक्स। बट इवन मॉडरेट लीडर अब हमने देखा था कि पहले जैसी बात नहीं बची है, इवन दे हैड टर्न्ड हॉस्टाइल टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स बिकॉज द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स वर क्वाइट इन ओपन। दादा भाई नौरोजी से लेके अब ऑलमोस्ट चित्तरंजन दास तक हम पहुंच चुके हैं एंड फिर हमने एक इलेबोरेट वे में ये स्टडी किया है कि ब्रिटिशर्स and their policies in India were earliest period of the time were exposed by this moderate leadership itself. And that's why चित्तरंजन दास का कहना था कि Britishers were guided by the self-interest. They are in India not for the benefit of India, not to make India a civilized nation. They are in India in order to carry out loot of India, which is basically furthering the British interest. वैसे ही the real objective of Britishers in India is the exploitation of the resources. By this period of the time of commercialization of agriculture, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली हमने पहले ही ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी में पढ़ा था, इलेबोरेट लेवल पे ग्राउंड पे कैरी आउट किया गया था। एंड जैसे ही ये चीज़ें ग्राउंड पे कैरी आउट की गई थी तो वो आउट इन ओपन थी। एंड दैट्स फिर ये भी एलिगेशन लगाया गया था कि ब्रिटिश वे आर कैरिंग आउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। ये रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हमको रोकना है। दिस रिसोर्सेज शुड हैव बीन यूटिलाइज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ब्रिटेन। एंड thereafter we have to basically get the self government as soon as possible। अभी भी डिमांड स्वराज का ही चल रहा है, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 के बाद आएगा। अब तक तो डिमांड इनका स्वराज का ही है। यानी स्वराज मतलब क्या है, तो डोमिनियन स्टेटस। एंड डोमिनियन स्टेटस हम लोगों ने 1906 के सेशन में देख के रखा था, दादा भाई नौरोजी ने जो एक्सप्लेन किया था उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। एंड thereafter अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द काउंसिल। एंड जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होते तब तक हम लोग काउंसिल को जो वर्क करने नहीं देंगे। तो बेसिकली लोगों को बताया गया कि भाई वी आर एंटरिंग इनटू द काउंसिल, we are entering into the council because pro-changer or Swarajists are believing the Britishers are not providential. They are carrying out resource utilization of India or loot of resources of India. And in that capacity, we shall be getting Swaraj at the earliest date possible. And for that purpose, we will enter into the council and obstruct council from within. ऑब्वियसली मैनिफेस्टो के साथ फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन जो है बेसिकली फिर 1923 के नवंबर में जो कंडक्ट किया था उसमें स्वराज पार्टी को टोटल 42 सीट्स मिली, 38 सीट जनरल एंड 4 सीट सेपरेट इलेक्टोरेट वाली। तो टोटल बेसिकली 42 सीट जो है ये स्वराज इस पार्टी को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिली। एंड आफ्टर फर्दर दे गॉट सपोर्ट ऑफ द लिबरल एंड आफ्टर सर्टन इंडिपेंडेंस, देयर बाय गेटिंग मेजॉरिटी इन 145 मेंबर लेजिस्लेचर। लोअर हाउस में 145 मेंबर थे, अपर हाउस में 60 मेंबर थे, हमने वो परसों वाले लेक्चर में देखा हुआ था। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली असेंबली जो है फाइनली वाज कन्वीन ऑन 21 जनवरी 1924। एंड 21 जनवरी 1924 को जैसे ही असेंबली, वॉइसरॉय उस जमाने में इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग हुआ करते थे, तो उन्होंने असेंबली इनॉग्रेट की। ऑब्वियसली इनॉग्रेशन से पहले गांधी जी ने अपनी एडवाइस देके रखी हुई थी कि ऑब्वियसली गांधी जी का अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल लेवल पे ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ ज्वाइनिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनको लगा कि अगर हम लोग काउंसिल ज्वाइन करेंगे देन ऑब्वियसली हम लोग लोकल लेवल पे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चालू नहीं करेंगे। बट एट द एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ पॉलिटिकल राइवलरी। आपके पॉलिटिकल राइवल है चित्तरंजन दास, एंड चित्तरंजन दास अगर बेसिकली काउंसिल में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आर गोइंग टू अपोज हिम। You want your political party to remain under you, and फिर अब internal rivalries, internal jealousies और internal conflict of the leadership जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। But in any ways गांधी जी at the same period of the time realize कि अगर open conflict हम लोग इनके साथ लेते हैं तो it is not advisable। पहले तो it is not good for the image of the Congress, and second important thing what you need to understand कि this particular section is a lawyer section of India।
एंड लॉबी जो है लॉयर्स की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है इंडिया में। अगर आप आज के टाइम पीरियड में भी देखोगे तो कोई भी गवर्नमेंट विदाउट सपोर्ट ऑफ द जुडिशियल लॉबी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। एंड दैट्स हर एक गवर्नमेंट में आपको जो है इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट लॉयर जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं। उस जमाने में भी सेम ही पंगा था कि अब ब्रिटिश सिस्टम इंडिया के ऊपर हावी हो चुकी है, जिसमें लॉयर लॉबी स्ट्रॉन्ग, एंड सिंस लॉयर लॉबी स्ट्रॉन्ग तो ये लॉबी के अगेंस्ट जाके कोई टिक पाएगा क्या इंडिया में। एंड दैट्स फिर वी कैन से दैट कि पब्लिक ऑपोजिशन पहले तो इंजूरियस फॉर द इमेज ऑफ द कांग्रेस, एंड सेकंड थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी ऑफ आवर कंट्री, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, दे वर वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर ऑफ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। एंड दैट्स फिर गांधी जी जो है बेसिकली उन्होंने अपना एटीट्यूड जो है सितंबर 1923 के टाइम पीरियड में माइल्ड रखा था। नवंबर 1923 में अल्टीमेटली गांधी जी रियलाइज कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी अपनी यूटिलाइजेशन है, बिकॉज पीपल वांट टू सी दिस काइंड ऑफ द पॉलिटिक्स आल्सो। एंड गांधी जी तो अल्टीमेटली पब्लिक ओपिनियन के मोहताज रहे हैं। हमने पहले ही देखा था कि इंडस्ट्रियल वर्कर, देर आफ्टर फिर रूरल पॉपुलेशन दैट इज पीजेंटाइन पॉपुलेशन, एंड देर आफ्टर कंजर्वेटिव सेक्शन बोथ हिंदू मुस्लिम, गांधी जी ने कैसे हार्नेस किए थे। एंड ऑब्वियसली जैसे ही फिर पब्लिक सपोर्ट ये इलेक्शन में स्वराज इसको मिलता हुआ दिखाई दिया है, तो इवन गांधी जी का एटीट्यूड जो और सॉफ्टन हुआ लेटर ऑन, जब स्वराज इसके ऊपर क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने करना चालू किया 1925, 26, 27 में, एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम गांधी जी हैड एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद द स्वराजिस्ट। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर 1924 को जो बेलगाम सेशन हुआ, दिस वॉज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी जी। इसके चेयरपर्सन महात्मा गांधी ही रहे हैं। तो ये सेशन में अल्टीमेटली इट वाज ऑफिशियली डिसाइडेड कि स्वराज जो है इट विल रिमेन द पार्ट ऑफ कांग्रेस एंड दे कैन कैरी आउट देयर काउंसिल एंट्री, काउंसिल एक्टिविटी एज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। इसके पहले जो 1923 में व्हेन इट वाज डिसाइडेड, तो ऑब्वियसली 1923 में इट वाज अ स्पेशल मीटिंग दैट वाज कन्वीन ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप। दिसंबर 1923 के सेशन में अल्टीमेटली फिर ये वाला मैटर जो है वो नहीं आया, बट अल्टीमेटली फिर 1924 के सेशन में दिस मैटर केम, एंड गांधी जी बाय दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बिकॉज पब्लिक डिमांड कैन बी सीन टू बी गोइंग इन द वे ऑफ द स्वराजिस्ट। एंड फिर इसी के साथ साथ वी कैन से दैट कि स्वराज इसने काउंसिल में फिर कुछ एक्टिविटी जो है करके रखी थी कि सेवरल टाइम पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, पावरफुल स्पीचेस ऑन सेल्फ गवर्नमेंट देना। इसी टाइम पीरियड में फिर विठल भाई पटेल जो ही वॉज इलेक्टेड एज अ स्पीकर इन 1925, thereby becoming the first Indian to get elected to this position. Thereafter फिर मॉनफोर्ड स्कीम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बना था, उसको एक्सपोज करना, फिर उसके हॉलोनेस को एक्सपोज करना, एंड देयरआफ्टर मल्टीपल एडजर्नमेंट मोशन लाके गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना। अगेन इंपॉर्टेंस क्या है इस सब चीज़ों का? इंपॉर्टेंस ये है कि by the time period of 1924-25 there was a mushrooming media in our country now। और हमने ये नेशनलिज्म वाले लेक्चर में देख के रखा था, ये सारे स्पीचेस, ये सारा क्रिटिसिज्म अल्टीमेटली फिर प्रिंट मीडिया क्या करेगा, छापेगा। ये सारा का सारा मटेरियल अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी के वॉलंटियर जो है उनके थ्रू विलेज लेवल में जाएगा, एंड विलेज लेवल में अल्टीमेटली इसको पढ़ के बताया जाएगा। So this particular activity helped not only in the creating of the India's finest political leadership, पहली चीज, but it also helped in arising the opinion of masses against government। बिकॉज जब आप फिरोशियस स्पीच दोगे वो भी पार्लियामेंट में, जब आप गवर्नमेंट को अनइजी क्वेश्चन पूछोगे वो भी पार्लियामेंट में, एंड जब आप गवर्नमेंट का बिल डिफीट करोगे वो भी पार्लियामेंट में, तो न्यूज़ तो बनेगी, एंड न्यूज़ फिर विलेज के चौपाल लेवल पे डिस्कस की जाएगी। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है जिसकी वजह से नेशनल कॉन्शियसनेस इंडिया में डेवलप्ड हुआ, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन डिबेट इंडिया में बढ़ा, एंड देयर आफ्टर वी कैन सी एक फाइनेस्ट जनरेशन ऑफ द लीडरशिप जो वो भी इंडिया में आई। इनफैक्ट लेटर ऑन यही लीडरशिप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो अब बनाएगी, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पीरियड में हैवी लॉयर डोमिनेंस आपको दिखाई देगा। इनफैक्ट मोतीलाल नेहरू के ही बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू, एंड देयर आफ्टर चित्तरंजन दास के ही शिष्य या फिर प्यूपिल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन इंडिपेंडेंस एंड देयर आफ्टर नेहरू का कंट्रीब्यूशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इज समथिंग दैट नोबडी कैन डिनाई इन आवर कंट्री। तो एक सारे इनके क्या रहे हैं, सिग्निफिकेंस रहे हैं। इनका एकदम ही प्राइम अगर हम लोग बात करें तो प्राइम जो है इट वाज डिफीट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल ब्रिटिशर्स 1928 में लेके आए हुए थे। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिशर जो है बेसिकली कैन बैन एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर कॉजिंग अपहीवलनेस इन इंडिया। द एक्चुअल टारगेट वाज सोशलिस्ट कम्युनिज्म। जो राइजिंग ट्रेंड ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की इंडिया में इस टाइम पीरियड में रही है, दे वर द एक्चुअल टारगेट। एंड ये टारगेट जो ब्रिटिशर्स ने बना के रखा था, ये इवन इंडिया के लॉयर्स को हु आर सिटिंग इन द इंपीरियल लेजिस्लेचर
पता चल गया। एंड पता चलने के बाद अल्टीमेटली पब्लिक बिल जो है लोअर हाउस में डिफीट हो गया। लोअर हाउस में जैसे ही पब्लिक बिल डिफीट हो गया, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वॉइसरॉय अरविंद थे, तो उन्होंने अल्टीमेटली बिल पास करवा दिया ऑन हिज ओन वाया ऑर्डिनेंस। बट इन एनी वे पब्लिक सेफ्टी बिल जो इंपॉर्टेंट इसी वजह से भी रहा है कि भगत सिंह दैट ऑन जब बेसिकली बॉम्ब फेंकेंगे लेजिस्लेचर में, तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम में पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये दो पर्टिकुलर बिल जो है उसका डिस्कशन चल रहा था। तो दोनों बिल के डिस्कशन जब चल रहे थे तभी वो बेसिकली बॉम्ब ब्लास्ट जो वो करवा के रखा हुआ था। बट इन एनी वेज ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर 1929 आते आते स्वराजिस्ट पार्टी जो है बेसिकली डिक्लाइन हो गई। स्वराजिस्ट पार्टी का डिक्लाइन होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं। सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट रीजन जो रहा है इज बेसिकली राइजिंग कम्युनल पॉलिटिक्स। राइजिंग कम्युनल पॉलिटिक्स इन द सेंस दैट इस स्वराजिस्ट लोगों में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर हिंदू राइट विंगर, एंड ये हिंदू राइट विंगर जो है ऑब्वियसली दे नेवर वेंट डाउन वेल विद द इस्लामिस्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन क्लियरली इमेजिन कि इंडिया, मॉडर्न इंडिया, सेक्युलर इंडिया आफ्टर 1955 बनने के बाद भी हाउ मच हेट्रेड इज देयर इन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। बट आई क्लियरली इमेजिन कि 1920s एंड 30s में फिर क्या ही सिनेरियो इंडिया में रहा होगा। एंड सिंस स्वराजिस्ट में one of the major name was Madan Mohan Malviya, who was a founder of the Hindu Mahasabha, and Hindu Mahasabha ground level पे इस टाइम पीरियड में शुद्धि मूवमेंट कैरी आउट कर रही थी, मतलब फोर्सिबल रिकन्वर्जन ऑफ द पीपल फ्रॉम इस्लामिक सिख रिलीजन बैक इनटू हिंदू रिलीजन। तो इसकी वजह से स्वराजिस्ट जो है बेसिकली इनमें फिर एक राइजिंग कम्युनल टेंशन हमको दिखाई देता है। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर इंटरनल डिवीजन जो वो भी हमको दिखाई दी है। ये इंटरनल डिवीजन जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। इट वॉज प्रिसाइजली 1925 व्हेन चित्तरंजन दास डाइड, एंड चित्तरंजन दास के जाने के बाद अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस या स्वराजिस्ट पार्टी जो इट फेल इनटू द हैंड ऑफ मोतीलाल नेहरू। हाउएवर मोतीलाल नेहरू जो है बेसिकली ही वाज अ पॉलिटिकली लिबरल पर्सन, and as a political liberal person he wanted entire Swarajis to work for the liberal democracy of India. बट ऑब्वियसली अब इनके खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन जो है खड़ा हो गया, एंड दिस पर्टिकुलर फैक्शन वाज लेड बाय मदन मोहन मालविया एंड आफ्टर फिर लाला लजपत राय। तो लाला लजपत राय एंड मदन मोहन मालविया जो है इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी कि इनका क्या कहना था कि अल्टीमेटली व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू इज बेसिकली कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। हम लोगों को ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। व्हाई वी हैव टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स? Because if we cooperate with Britishers for the sake of Hindu religion, then obviously Hindu religion को वही political benefit मिलेंगे जो Islamic religion को मिले हुए हैं, because they are cooperating with the Britishers. तो अगर हम लोगों को हिंदू रिलीजन का भला करना है या फिर हिंदुइज्म का भला करना है, then what we are required to do? Then obviously we are required to carry out cooperation with the Britisher. इनफैक्ट ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि लाला लाजपत राय जी का नाम इसमें देख के आपको थोड़ा सा ताज्जुब भी होगा, बट दैट वाज द ट्रू। इनफैक्ट लाला लाजपत राय जी का अगर हम पॉलिटिक्स देखें तो वे बैक इन 1907 1908 में लाला लाजपत राय जो है जब तिलक का अरेस्ट हुआ तब बेसिकली अमेरिका चले गए थे, एंड अल्टीमेटली वाज डिपोर्टेड। तो उनको तड़ीपार किया गया था, यू कैन नाउ नॉट रिटर्न बैक इनटू इंडिया, आप अमेरिका में ही रहोगे। फिर लाला लाजपत राय का वहाँ पे कॉन्टैक्ट गदर पार्टी के साथ रहा, बट अल्टीमेटली गदर रेवोल्यूशन ऑफ 1915 फेल जो हमने देखा था। 1916 के टाइम पीरियड में अल्टीमेटली लाला लाजपत राय केम बैक इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ द जनरल एमनेस्टी दैट ब्रिटिशर्स हैड गिवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। हाउएवर ये टाइम पीरियड में फिर लाला लाजपत राय की जगह अल्टीमेटली लोकमान्य तिलक का नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे इंडिया में चला। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी कि इंडिया में बॉम्बे बेस्ड लीडरशिप, बंगाल बेस्ड लीडरशिप एंड पंजाब बेस्ड लीडरशिप में एक इंटरनल स्ट्रगल हमेशा ही चला है। एंड इन दैट कैपेसिटी तिलक वॉज बॉम्बे बेस्ड लीडर, अब उनके अंडर पूरे के पूरे एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप जा रही है, कांग्रेस जा रही है, एंड दैट्स वाई फिर अर्लीस्ट लेवल पे 1916 में ही कांग्रेस का क्रिटिसिज्म लाला लाजपत राय ने देना चालू किया था। लाला लाजपत राय के बारे में हम ये भी देखें कि ही वॉज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद आर्य समाज which is Hindu revivalistic organization. So he was indeed a right-winger Hindu leader. He was one of the founding father of the Dayananda Anglo-Vedic school, DAV school. Ultimately, लाला लाजपत राय ने ही 1916 में कांग्रेस का पहला क्रिटिसिज्म दिया था, सेफ्टी वॉल थियरी, जिसको भी हमने इलाबोरेटली पढ़ा हुआ है। एंड देयर आफ्टर बाई द टाइम पीरियड ऑफ 1920 अल्टीमेटली जैसे ही महात्मा गांधी जी के अंडर पूरी की पूरी कांग्रेस आई तो वन ऑफ द डिसग्रंटल लीडरशिप वॉज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है उनकी ज़िंदगी की ये ट्रेजेडी रही है कि एंटायर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडिया के ऊपर उनकी जो लीडरशिप आनी चाहिए थी वो आ ही नहीं पाई, बिकॉज ऑब्वियसली ही नेवर हैड सपोर्ट ऑफ द बॉम्बे बेस्ड कैपिटलिस्ट लॉबी एंड बॉम्बे बेस्ड अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडरशिप। वहीं से तो कांग्रेस चल रहा है। अल्टीमेटली फिर यहीं पे दादा भाई नौरोजी थे, यहीं पे एमजी रानडे थे, यहीं पे फिरोज शाह मेहता थे, यहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले थे, एंड यहीं पे लोकमान्य तिलक थे।
गांधी भी यही के, पटेल भी यही के, एंड देयर आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना भी यही के. ऑल ऑफ देम वर बॉम्बे सिटी बेस्ड. बट इन दैट कैपेसिटी यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि लाला लाजपत राय का जो डिसग्रंटलनेस रहा है वो फिर 1925-26 में काफ़ी इलेबोरेटली बाहर आया अलॉन्ग विथ मदन मोहन मालवीय. एंड फिर इन्होंने ये आइडिया निकालनी चालू की थी कि वी नीड टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स को कोऑपरेशन करके हिंदू रिलीजन के बेनिफिट की बातें करेंगे. फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली फिर हिंदू रिलीजन का बेनिफिट भी होगा, एंड ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट का ऑफिस भी हमको मिलेगा, तो उसका लर कभी छूटता नहीं है. एंड ऐसा ये पर्टिकुलर फैक्शन को आप बोलोगे रिस्पॉन्सिविस्ट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको कैरेट दिया एंड इन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया. रिस्पॉन्स करने की वजह से हुआ क्या कि अल्टीमेटली मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय वर्सेस मोतीलाल नेहरू जो है दैट इज इंटरनल डिवीजन बाहर आने चालू हो गए. एंड ये इंटरनल डिवीजन में अल्टीमेटली फिर एक अनवारंटेड एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया. ऑब्वियसली इसमें मदन मोहन मालवीय एंड देयर आफ्टर मदन मोहन मालवीय के साथ साथ लाला लाजपत राय दोनों ने एलिगेशन लगाने चालू किए कि भाई ये देखो मोतीलाल नेहरू जो है बी-फिटिंग पर्सन है, मोतीलाल नेहरू जो है एंटी हिंदू पर्सन है. ये नेहरू फैमिली के ऊपर लगने वाले बहुत कॉमन जो है बेसिकली ये है दैट इज़ एलिगेशन है. वैसे फिर मोतीलाल नेहरू जो है बेसिकली फोर्सिबली कन्वर्टेड है हिंदू रिलीजन में, ये तो एक्चुअल में मुस्लिम फैमिली रही है. ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा एंड एलिगेशन जो है ये बेसिकली ये लीडरशिप ने लगाया हुआ एलिगेशन है. दैट इज मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय हु देमसेल्फ वर नाउ कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिशर, एंड ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करके हिंदू पॉलिटिकल या फिर हिंदू इंटरेस्ट की बातें लोग कर रहे थे. एंड ऑब्वियसली एलिगेशन जैसे ही होंगे तो इट वॉज बेसिकली वेरी वेरी निगेटिव एस्पेक्ट फॉर मोतीलाल नेहरू. अल्टीमेटली व्हाट डिड इट डू, मोतीलाल नेहरू जो है बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1926 आते आते ही इन्होंने अल्टीमेटली अपनी स्वराजिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया एंड अल्टीमेटली ही जॉइन गांधीयन लीडरशिप अगेन, जिसका ऑब्वियसली फिर उनको फ़ायदा ही हुआ कि 1927 में फिर मोतीलाल नेहरू के अंडर एक नेहरू रिपोर्ट बनेगा. 1928 में ही विल बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कैलकाटा सेशन, एंड 1929 में अल्टीमेटली ही विल पास ओवर हिज लीडरशिप टू हिज सन दैट इज जवाहरलाल नेहरू. तो ये जो इंटरनल डिवीजन पड़े हैं कहाँ पे पड़े हैं, देन ऑब्वियसली दिस इंटरनल डिवीजन वेयर देयर अंडर द स्वराजिस्ट पार्टी, तो ये भी इनके डिक्लाइन का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन रहे हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है ऑब्वियसली फिर लॉर ऑफ ऑफिस, एज आई टोल्ड यू कि अल्टीमेटली ये जो लॉर ऑफ ऑफिस है वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है. चित्तरंजन दास का डेथ हो सकता है, देयर आफ्टर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है. ये सारे ही रीज़न जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखे हुए थे इसका एक कल्मिनेशन रहा है कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1929 आते आते स्वराजिस्ट पार्टी वॉज डिक्लाइन. फाइनली इट वॉज मर्ज बैक विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935 कि 1935 में अल्टीमेटली स्वराजिस्ट इतने बुरी तरीके से पिट चुके थे अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस में वापस से मर्ज करवा दी. तो दैट इज समथिंग फॉर दी स्वराजिस्ट या फिर प्रो चेंजर. इनके खिलाफ फिर जो नो चेंजर थे, अब इनके लिए ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाज अ मेकिंग टाइम पीरियड. बिकॉज आप डेमोक्रेसी में हो तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी वैल्यू जो है मास लीडर की होती है. एंड मास लीडर बनने के लिए आपको मासेस में जाना तो ज़रूरी है ना. यू कैन बिकम मास लीडर ओनली इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू द मासेस. एंड अब मासेस में जा कौन रहा है, मासेस में एंटर करने वाली पार्टी है सी राजगोपालचारी, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद. ये इंडिया की फाउंडिंग लीडरशिप मानी जाती है. तो ये लोग जो बेसिकली फिर लोकल लेवल पे गए, विलेज लेवल पे जाके इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, देयर आफ्टर फिर फूड रिलीफ, देयर आफ्टर बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ एंड फॉरेन लिकर, वैसे ही फिर प्रमोशन ऑफ द खादी हो सकता है एंड एजुकेशनल सेटअप, ऐसे काम जो है करने चालू कर दिए. तो इनफैक्ट ये लीडरशिप का ग्राउंड लेवल पे जो है कॉन्टैक्ट भी बढ़ा. कॉन्टैक्ट बढ़ने के साथ साथ अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर लीडरशिप वॉज नाउ क्वाइट इम्पॉर्टेंट for the future of our country because they had direct contact with masses and masses now considered this particular people as their leader. फाइनली यही कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के कुछ लिमिटेशन भी रहे हैं. एंड अगर लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपने पूरे के पूरे इंडिया में अपना पॉलिटिक्स फैलाया. लिमिटेशंस वेर देयर. मेजॉरिटी ऑफ गांधीयन लीडरशिप वाज बॉम्बे बेस्ड एंड दैट्स व्हाई फिर इनका पॉलिटिक्स जो है बॉम्बे एंड नॉर्थन बेल्ट में ही ज़्यादा चला. साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा लीडरशिप का पेनिट्रेशन नहीं दिखाई देता है. लैंग्वेज इज़ अ बैरियर ना. सरदार वल्लभ भाई पटेल तमिलनाडु, मद्रास या फिर यू कैन से दैट कर्नाटका या फिर इवन यू कैन से दैट पश्तून, पख्तूनवा, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाके नहीं प्रचार कर सकते. ही हैज़ अ लैंग्वेज लिमिटेशन. तो दैट्स वाई फिर बॉम्बे में ही इनका जो है बेसिकली मैक्सिमम रीच हमको दिखाई देता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अर्बन इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन में वैसे फिर कॉस्ट ऑफ द खादी आप लोगों को बोल तो रहे हो खादी ले लो, बट भाई व्हाट अबाउट मनी. अगर एक नॉर्मल मैं शर्ट लेने जाता हूँ फॉरेन मेड शर्ट तो वो 1,000 रुपये का आ जाता है. खादी का एक शर्ट लेना है तो आज भी वो 10,000 रुपये का आता है.
So it is a very, very expensive affair and only rich could afford khadi. So that's why it was very difficult to convince ordinary people to buy khadi and utilize khadi. वैसे फिर लेस फोकस अपॉन द इकोनॉमिकल इशू कि लोकल लेवल पे जब आप जा रहे थे तो ऑब्वियसली फिर लोकल लेवल पे इकोनॉमिकल इशू जो है या फिर लोगों के एक्चुअल इकोनॉमिक इशूज जो है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस जो है बेसिकली आपने नहीं दिया, आपने सोशल रिफॉर्म के ऊपर ही थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस जो है दे के रखा था. एंड आफ्टर फिर कॉम्पोजिशन ऑफ द लीडरशिप कि मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप जो अगेन कास्ट हिंदू रही है, अपर जाति अपर वर्ण लीडरशिप ही रही है, जिसके ऊपर अब मैंने पहले वाले लेक्चर्स में इलेबोरेटली बात की है तो आई विल नॉट एंटर इनटू इट अगेन. कांग्रेस हैज़ ऑलवेज बिन डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण क्षत्रिय और इसके डाटा भी मैंने आपको देके रखे थे टिल 1909 1911 कांग्रेस का सोशल कॉम्पोजिशन कैसे रहा है. एंड वही कॉम्पोजिशन अब हम लोगों को यहाँ पे भी दिखाई देता है. वाई दिस कॉम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिमेंबर 23 मार्च 1940 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि जब जिन्हा अपना टू नेशन थियरी देगा तब जाके अल्टीमेटली फिर ये वाला इशू जो है इंपॉर्टेंट बनेगा. द क्वेश्चन वॉज वेरी प्लेन एंड सिंपल कि ब्राह्मण क्षत्रियों ने हज़ारों साल के लिए ऑर्डिनरी हिंदुओं के लिए काम नहीं किया है तो व्हाट इज़ द गारंटी कि अब करेंगे. एंड इन दैट कैपेसिटी अगर इंडिया के ऊपर ये काम नहीं करेंगे ऑर्डिनरी लोगों के लिए, वो भी हिंदू रिलीजन के अंडर, तो मुस्लिम रिलीजन तो इनके लिए अनाथेमा है, मुस्लिम रिलीजन तो इनका दुश्मन है, तुम हमारे लिए आप क्यों काम करोगे. एंड इफ दैट इज़ द सिनेरियो लेट्स डिवाइड द नेशन एंड देयर आफ्टर लिव टुगेदर. तो दैट्स फिर एक कॉम्पोजिशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है. बट इन नटशेल वी कैन से दैट जब धीरे धीरे करके इन लोगों ने फिर नेशनल एजुकेशन देयर आफ्टर लोकल लेवल पे खादी का जो प्रचार एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली प्रिजर्वेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी जो करके रखा था, इसका भी एक ह्यूज फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा. बिकॉज यही टाइम पीरियड में अब मल्टीपल डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वेर देयर, जिसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे. एंड वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के सामने कांग्रेस सिर्फ टिकी ही नहीं तो कांग्रेस विल बिकम अल्टीमेट विक्टोरियस पॉलिटिकल पार्टी.